Hello everyone, welcome back to the another video of the control and coordination in plants and animals. Control and coordination animals में तो हमने पढ़ लिया, अभी वहां पे बाकी है कि कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में। पर उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में भी क्या कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की तरह होता है या उससे कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि प्लांट की बॉडी लाइक एज एनिमल्स इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी एनिमल की बॉडी होती है। इतना तो सबको पता है। जैसे हम एनिमल्स में पढ़ते थे डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसा कुछ प्लांट में नहीं होता था, बिकॉज प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते थे। सेम कंडीशन यहाँ पे रेस्पिरेशन में भी हमने देखी। जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में था, उतना या उस तरीके का कुछ भी प्लांट्स में नहीं देखा गया। सेम कंडीशन हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की पढ़ी, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की पढ़ी थी, एंड सेम चीज हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा। तो अब क्या चीज नर्वस सिस्टम वाली भी दोनों में सेम होती है या जैसे डिफर करती थी वैसे ही डिफर करती है। तो जब सबसे पहली चीज आपको क्लियर है कि प्लांट की बॉडी एनिमल की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, तो कोई भी सिस्टम जितना एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स होता है या जैसा एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स होता है, प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला। प्लांट्स में हर चीजें थोड़ी सिंपल होने वाली है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है दैट इन प्लांट्स द कंट्रोल सिस्टम इज नॉट एज इलेबोरेट एज इन एनिमल्स। एनिमल्स की तरह एलेबोरेट नहीं है। जैसे वहां पे नर्वस सिस्टम पाया जाता था इतना कॉम्प्लेक्स, इम्पल्सेस को वन नर्व टू अनदर नर्व पूरी बॉडी में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता था या फिर ट्रांसमिट करना पड़ता था। यहाँ पे वैसी कोई चीजें नहीं है। तो जब यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है, तो कैसे प्लांट्स इसके बाद भी हर चीजों का एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर्स का रिस्पॉन्स हो करते हैं। यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स के पास इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें ना होने के बावजूद भी ये लाइट के लिए, टच के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स आर रेगुलेटेड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर हुआ या फिर इंटरनल फैक्टर हुआ, तो ये सारी चीजें रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड मूवमेंट पे। ठीक है, या फिर हम बात करें जो भी प्लांट में ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ या फिर प्लांट में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी वो रिस्पॉन्स शो करता है, वो चीज रेगुलेट करता है उसका एक्सटर्नल फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी तक हमने कोई खास बात नहीं की, हम यही बता रहे हैं कि प्लांट्स में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकरिंग विद इन द प्लांट बॉडी ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। तो जो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, वही प्लांट्स में मूवमेंट कॉज करते हैं। द मूवमेंट इन प्लांट्स आर ऑफ वेरियस टाइप। कैसे कैसे मूवमेंट शो करता है प्लांट? सबसे पहली चीज हो सकती है कर्वेचर मूवमेंट शो करते हैं। अब ये कर्वेचर मूवमेंट क्या है? सपोज दैट प्लांट की कोई बॉडी पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर बॉडी पार्ट। ठीक है, एक पार्ट है, दूसरा पार्ट हमने देख लिया। तो यहाँ पे कोई भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर की वजह से कुछ चेंज आया, तो जो चेंज आता है, जो मूवमेंट आता है, उसको हम कर्वेचर मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कर्वेचर की बात की जा रही है, दैट कर्वेचर इन विच द ओरिएंटेशन ऑफ द शूट और रूट। शूट मतलब जो स्टेम वाला पार्ट होता है, शूट और रूट ऑफ द प्लांट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई। और दूसरी चीज क्या है कि मूवमेंट ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। जो सेल के कंपोनेंट है, सेल के कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वहां पे सेल डिवीजन होगा और फिर सेल की साइज इंक्रीज करती है। तो इस तरह से भी जब सेल की साइज इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे इसका सिंपल सा मीनिंग आप निकाल सकते हो कि ये बात कर रहा है अबाउट द ग्रोथ। सेल की साइज चेंज हो रही है, मींस प्लांट में क्या हो रही है? ऑटोमेटिक ग्रोथ। आप देख सकते हो सेल इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कुछ वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब भी सेलुलर कंपोनेंट्स में मूवमेंट होती है, तो इस चीज को हम नाम देते हैं कि यहाँ पे प्लांट में ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे स्टिमुलस शो करता है। प्लांट बहुत सारी चीजों के लिए मूवमेंट शो करते हैं। तो मूवमेंट देखा जाता है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है दैट टच मी नॉट, जो छुई मुई का प्लांट होता है। टच मी नॉट फैमिली का है मिमोसा पुडिका। ठीक है, ये मिमोसा पुडिका फैमिली का मेंबर है।
दैट उसका नाम क्या है, टच मी नॉट, छुई मुई हिंदी में बोलते हैं, बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए टच होना चाहिए। जब भी कभी आप इसको टच करने के लिए जाओगे तो मिमोसा पुडिका का जो मेंबर है दैट इज टच मी नॉट। तो छुई मुई का प्लांट तुरंत इसके लीव्स ड्रूप हो जाती हैं, जैसे पहले नॉर्मल कंडीशन में होंगी, जैसे आपने इसको टच किया, टच को इसने एज अ स्टिमुलस लिया और रिस्पॉन्स शो करने के लिए इसकी लीव्स जो होती हैं ड्रूप डाउन कर जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है, या फिर फोल्डेड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या है, इसने टच के लिए जो टच हमने दिया दैट वाज द स्टिमुलस, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स शो करने के लिए इसने अपनी लीव्स को फोल्ड कर लिया। यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं बिफोर वाली कंडीशन ये है, ये अपने नॉर्मल स्टेट में रहती है, जैसे ही टच वाला स्टिमुलस इसको मिला तुरंत ही ये क्या करती है, लीव्स ड्रूप डाउन कर जाती है, ड्रूप डाउन कर जाती है। ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है दैट ग्रोथ इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। सभी की लाइफ का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो प्लांट्स के लिए भी ग्रोथ एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। ये जो सीडलिंग मूवमेंट हम देखते हैं कि सीड हमने बो कर दिया, फिर धीरे धीरे प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो अप कर रहा है। तो ये जो सीडलिंग मूवमेंट हम धीरे धीरे देख रहे होते हैं प्लांट में, ये कॉज होता है ड्यू टू द ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से होता है। तो ग्रोथ क्या है, प्लांट्स की लाइफ में एक बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है। ग्रोथ के बारे में एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लो कि ग्रोथ क्या है, ये पूरी लाइफ टाइम तक हम ह्यूमन बीइंग्स में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है कि एक एज के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी। बट प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ, पूरी लाइफ टाइम ये अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो भी स्टिमुलस मिलते हैं इसका कैसे रिस्पॉन्स ये शो करेंगे। सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं दैट ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं टू द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस मिलेगा उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, सपोज दैट कुछ स्टिमुलस मिला तो यहाँ पे ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए इनकी सेल्स, जो प्लांट बॉडी की सेल्स है, वो या तो श्रिंक कर जाएगी, या तो सिकुड़ जाती है, या फिर ये स्वेल कर जाती है, ठीक है। तो जब भी इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता, इमीडिएट स्टिमुलस मिलेगा, तो ये उसका सडन रिस्पॉन्स देने के लिए अपनी सेल्स को श्रिंक कर लेती हैं या फिर सेल्स को स्वेल कर लेती हैं। सेकेंड है दैट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से क्या मूवमेंट आता है प्लांट में, तो अभी हमने बात की दैट ग्रोथ जब होगा प्लांट में तो ये प्लांट्स के अंदर एक परमानेंट चेंज लाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हुई फिर जब प्लांट ने चाहा तो ये चीज रिवर्स हो गई। अगर एक बार प्लांट में ग्रोथ हो गई तो प्लांट चाह कर भी ये चीज रिवर्स नहीं कर सकता। तो प्लांट में ग्रोथ होने की वजह से एक वहां पे परमानेंट चेंज आती है, परमानेंट चेंज आई और प्लांट्स की कैपेसिटी होती है कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं लाइफ टाइम तक अपने। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट भी करते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या है, सबसे पहला फैक्टर है वाटर, कोई गैसेस भी हो सकती हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, टेम्परेचर होता है, और फिर हम लाइट की बात करते हैं और अदर फैक्टर्स भी है, बट यहाँ पे मेन की बात की गई है। वाटर क्या करता है, वाटर फैसिलिटेट करता है केमिकल चेंजेस को। जो भी सीड हमने बो किया है, सीड में वाटर तो आप दोगे ही, तो वाटर एक ऐसा फैक्टर है जो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है या फिर प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो वाटर फैसिलिटेट करते हैं केमिकल चेंजेस को सीड के अंदर। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन हेल्प करते हैं रिलीजिंग केमिकल एनर्जी। फिर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ। और लाइट की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है दैट लाइट हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता था जब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते थे। सेम चीज है यहाँ पे मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि कोई स्टिमुलाई मिला तो इसका कैसे ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये चीजें तो इंपॉर्टेंट थी कि प्लांट में अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बट स्टिमुलस मिलने पे सबसे पहला चीज हमने पढ़ा कि
क्विक रिस्पॉन्स कैसे करेगा प्लांट, क्विक रिस्पॉन्स के बाद कैसे मूवमेंट शो करते हैं, रिस्पॉन्स के फॉर्म में कैसे मूवमेंट होता है प्लांट्स में किसी भी स्टिमुलाई मिलने के बाद। तो यहाँ पे आप दो चीजें पढ़ोगे अभी, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, हम उसे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में कहा गया है दैट मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। अब ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स में देखा जाता है, स्टिमुलस अगर वाटर हुआ तो उसको हम टर्म देते हैं दैट हाइड्रोट्रॉपिज्म। केमिकल अगर है स्टिमुलस तो हम उसे टर्म देते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अगर कांटेक्ट की वजह से स्टिमुलस आ रहा है, कांटेक्ट है स्टिमुलस या फिर टच की हम बात करते हैं तो इसको हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये चीज अभी हमने देखी है टच मी नॉट प्लांट में, सॉरी टच मी नॉट प्लांट में। ये मिमोसा पुडिका का मेंबर है, आपकी बुक में ये चीज दी हुई है, ये एग्जांपल, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर टच की वजह से, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन फ्रेम कैसा किया जा सकता है दैट टच मी नॉट में कौन सा ट्रॉपिज्म शो होता है, तो हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म, बिकॉज हमें पता है टच करने की वजह से वो रिस्पॉन्स शो करता है, मींस टच उसका हो गया स्टिमुलस। तो कांटेक्ट की वजह से जो ट्रॉपिज्म दिखता है हमें दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म, एंड टच मी नॉट में ये थिग्मोट्रॉपिज्म देखा जाता है। अगर ग्रेविटी स्टिमुलस है तो उस ट्रॉपिज्म को हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। लाइट अगर स्टिमुलस है तो फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे, इनका एक एग्जांपल भी समझेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है दैट मूवमेंट्स ऑकरिंग इन प्लांट्स बाय कर्वेचर कैन बी स्पॉन्टेनियस। एक स्पॉन्टेनियस होगा मतलब क्विक रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, दूसरा है इंड्यूस होता है कि थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस से तो ज्यादा ही वक्त लगेगा। तो जब वो चीज स्पॉन्टेनियस होती है तो हम उसे नाम देते हैं ऑटोनॉमिक, और जब वही चीज इंड्यूस्ड होती है तो इसे हम पैराटॉनिक बोलते हैं। ऑटोनॉमिक का एक अच्छा सा एग्जांपल ये है कि यूनिसेलुलर एल्गीज में देखा जाता है, वहां पे कोई भी स्टिमुलस मिला तो हमारे एल्गी को प्लांट में रखा गया है, तो जो एल्गी है ये आपके फ्लैजिलर मूवमेंट शो करते हैं। एल्गी में प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, और ये क्विक रिस्पॉन्स एज अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स की जगह पे ये फ्लैजिलर मूवमेंट शो करते हैं। अब इंड्यूस में हमें दो चीज पढ़ने को मिलती है। इंड्यूस प्लाज्मिक मूवमेंट में हम दो चीज पढ़ते हैं, पहला है नेस्टिक मूवमेंट, दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। अब व्हाट इज नेस्टिक मूवमेंट? सबसे पहली चीज, अभी ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने कई सारे पढ़े तो वो डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, बट जब हम नेस्टिक मूवमेंट पढ़ते हैं तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इंड्यूस मूवमेंट दैट ऑकर इन प्लांट बिकॉज ऑफ टर्गर चेंजेस, जो भी टर्गर चेंज आती है नेस्टिक मूवमेंट उसकी वजह से होता है। तो टर्गर चेंज आने की वजह से नेस्टिक मूवमेंट को हम नेस्टीज भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, और ये होता क्यों है? ड्यू टू द टर्गर चेंज इन प्लांट्स। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को ट्रॉपिज्म कहते हैं। These are induced growth movement occurring due to differential growth in different part or region of the plant body. ये different part में होता है प्लांट के। These responses occur because of external stimuli. ये सारे responses क्यों होते हैं? जो भी external stimuli मिलता है प्लांट को, इसी वजह से प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट देखा जाता है। वो responses, वो stimuli क्या हो सकते हैं? That can be light, effect of gravity, presence of water, chemical, और सारी चीजें, हमने कांटेक्ट की बात की थी, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है। सच मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। यहाँ से हम दो चीजें बात करेंगे, एक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड दूसरी चीज आप पढ़ोगे निगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, निगेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? जब स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है, ये मान लो प्लांट है, अब अगर इधर से कोई स्टिमुलस मिला
स्टिमुलस यहाँ कॉज हो रहा है और रिस्पॉन्स भी इसी के डायरेक्शन में है, ठीक है। जब इसी के डायरेक्शन में होगा तो उस रिस्पॉन्स को हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे अगर डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस के ऑपोजिट में रिस्पॉन्स आपका ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस है तो उस रिस्पॉन्स को हम निगेटिव रिस्पॉन्स नाम देते हैं। ये चीज आई होप क्लियर होगी। अब हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो स्टिमुलाई कॉज करेंगे। लाइट पढ़ा हमने, वाटर पढ़ा, केमिकल पढ़ा एंड बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो उसी तरह से क्या क्या नाम देते हैं, केमिकल टर्म्स हमने पढ़े थे, सॉरी केमिकल नहीं बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं। तो बायोलॉजिकल टर्म क्या देते हैं, अगर लाइट वो फैक्टर है कि लाइट की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट कॉज हो रहा है, लाइट की वजह से स्टिमुलस आ रहा है, तो उस मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट इज इल्यूमिनेटेड बाय यूनिडायरेक्शनल लाइट। सपोज दैट कि एक ग्रो करता हुआ प्लांट है, उस पे यूनिडायरेक्शनल लाइट पड़ रही है, तो वहां पे आप मूवमेंट देखोगे कि जो प्लांट है वो उसी डायरेक्शन में, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उसी डायरेक्शन में आपको मुड़ती हुई दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह का डायरेक्शन जो है कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही रिस्पॉन्स शो हो रहा है और लाइट है स्टिमुलस, तो जो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं दैट इज ट्रॉपिज्म हो गया। तो फोटोट्रॉपिज्म शो हो रहा है यहाँ पे कि लाइट के डायरेक्शन में आपका प्लांट मुड़ जा रहा है, ठीक है। इट रिस्पॉन्ड्स बाय द बेंडिंग टुवर्ड्स, बेंड कर रहा है उसी तरफ, मुड़ रहा है द लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो बेसिक सा है, फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा, ये यूनिडायरेक्शनल लाइट आ रही है, ठीक है। सपोज दैट लाइट इस सरफेस पे गिर रही है, ये आपका प्लांट अगर होता है तो प्लांट को आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि प्लांट बेंड करता है जो यूनिडायरेक्शनल लाइट फॉल कर रही होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि जियोट्रॉपिज्म होता है। जियोट्रॉपिज्म का मतलब है जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सबने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना है, तो जो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ, जब ग्रेविटी की वजह से कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट शो जियोट्रॉपिज्म व्हिच इज डाउनवर्ड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने बात की दैट पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड निगेटिव रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं उस एग्जाम्पल को, ये रहा आपका ग्रेविटी। ऑब्वियसली हमें पता है ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे होता है, ग्रेविटी हर एक चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे रूट का जो मूवमेंट होता है दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन ये स्टेम में भी ग्रोथ हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, जो मूवमेंट शो हो रहा है दैट इज निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्योंकि भाई स्टिमुलस तो ग्रेविटी ने दिया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, तो अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, यहाँ पे क्या है, जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इज in the direction of stimulus। जब डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स होगा तो उस रिस्पॉन्स को हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। और यहाँ पे कौन सा ट्रॉपिज्म हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म, तो इस ट्रॉपिज्म को हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। बट ये प्लांट में ऊपर की तरफ भी ग्रोथ हो रही है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑपोजिट है। ग्रेविटी इसको स्टिमुलस दे रही थी, जब स्टिमुलस के डायरेक्शन की ऑपोजिट आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो उस रिस्पॉन्स को निगेटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स है जियोट्रॉपिज्म, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप इतनी चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ आ रही होंगी कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है और निगेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है। जब भी स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स शो होगा तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, स्टिमुलस के जस्ट अपोजिट होगा तो दैट इज निगेटिव रिस्पॉन्स। आपका थर्ड है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का मतलब होता है केमिकल, तो जब केमिकल की वजह से कोई स्टिमुलस आता है तो हम उसे कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये देखा जाता है ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। जब भी पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो ये वाला रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कि केमिकल की वजह से वहां पे ग्रोथ हो रही होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो को एक्वा या फिर
हाइड्रा से लेते हैं और हाइड्रा टर्म जुड़ा है आपके वाटर से। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म है मतलब यहाँ पे वाटर स्टिमुलस है। वाटर की वजह से जो डायरेक्शनल मूवमेंट आता है या फिर ओरिएंटेशन होती है प्लांट पार्ट में, उस रिस्पॉन्स को हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म कैसे होता है? सबसे पहली चीज, यहाँ पे कोई हाइड्रोट्रॉपिज्म नहीं दिख रहा है, हमने वाटर दिया है तो नीचे की तरफ पानी है। अब ये डायरेक्टली क्या है, सीधी तरीके से मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो जा रही है। प्लांट रूट्स नॉर्मली ग्रो डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इसी पॉट में या फिर हमने इधर एक पोरस क्ले पॉट फिल कर दिया है जो कि वाटर से फिल्ड है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप देखोगे जहां यहाँ पे नॉर्मली डाउनवर्ड ग्रोथ हो रही थी, इधर से ये बेंड करना शुरू कर देती है और ये बेंड करती है जिधर वाटर है, ठीक है। वाटर वाले पॉट की तरफ ये धीरे धीरे हायर वाटर पोटेंशियल की तरफ अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन आ गया, ठीक है, कर्वेचर बन गया। तो ये मूवमेंट कर्वेचर मूवमेंट होता है और वाटर की वजह से स्टिमुलस की तरफ है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म इधर शो हो रहा है। तो इतनी बात थी कि हमने नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा। अब यहाँ से एक चीज अगर देखी जाए तो आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। बेसिकली अगर हम नेस्टिक मूवमेंट की बात करते हैं तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ना तो स्टिमुलस के दूर भागते हैं ना ही स्टिमुलस से टुवर्ड्स लेके जाते हैं रिस्पॉन्सेस को। तो यहाँ पे क्या है, ये कब मूवमेंट शो करेंगे, कब ये रिस्पॉन्स देते हैं, इनका रिस्पॉन्स आता है ड्यू टू टर्गर चेंज, ठीक है। टर्गर चेंज होगा तब ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक मूवमेंट यूनिलैटरल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये कभी कभी स्टिमुलस की तरफ दे सकते हैं रिस्पॉन्स, कभी कभी स्टिमुलस से ऑपोजिट रिस्पॉन्सेस देते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस था दोनों के बीच में। एक होता है नॉन डायरेक्शनल वाला है नेस्टिक मूवमेंट। अगर आपको लर्न करना हो तो एन वर्ड से आप लर्न करो। नेस्टिक मूवमेंट है मतलब नॉन डायरेक्शनल होगा, एंड फिर ट्रॉपिक मूवमेंट वाला अगर एक नॉन डायरेक्शनल है तो दूसरा वाला आप लर्न कर लो दैट वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो कैसे प्लांट मूवमेंट शो करता है, ये इतनी चीजें थी। प्लांट में कोई भी जिस तरीके से एनिमल्स में हर एक चीज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है, प्लांट में कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस ये बेसिक सा क्या है, जो स्टिमुलस मिलता है उसका एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में कर्वेचर मूवमेंट ये शो करेंगे और यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट में टर्गर चेंज की वजह से रिस्पॉन्स आता है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर अब हम बात करते हैं कि कैसे, जैसे हमारे बॉडी में होता था, एनिमल्स की बॉडी हम बात करें, वहां पे इम्पल्सेस को कौन रीड करता था, कौन इधर उधर ट्रांसफर करता था। तो क्या प्लांट में भी कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट होता है। हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हॉर्मोन्स के बारे में, दैट इज फाइटो हार्मोन। प्लांट का हार्मोन है, इसीलिए हम इसको फाइटो हार्मोन बोलते हैं, बिकॉज फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो अब सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज द हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या है? तो बेसिकली हम हार्मोन के बारे में बात करते हैं। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है। अब ये कैसा केमिकल कंपाउंड है? तो बेसिकली ये जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी स्टिमुलस मिलता है, उसको ये रीड करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तभी हमारे प्लांट रिस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी स्टिमुलस मिलता है सेल को, वो एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने वाले हैं। जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा, उसी केमिकल सब्सटेंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा होता है प्लांट्स में? द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस। वही केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं हार्मोन, और ये चीज प्लांट में हो रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। प्लांट्स में कई डिफरेंट टाइप के फाइटो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। उनके नाम है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना, बिकॉज आगे भी चल के ये सारी चीजें आती हैं। तो प्लांट के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है एंड द इथाइलिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अभी आगे चल के हमें पढ़ना है कि ये जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन होते हैं, ये सारे हमारे हार्मोन्स अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो काम अभी मूवमेंट की वजह से नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे वो केमिकल सब्सटेंस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम ग्रोथ वगैरह की बात करते हैं, तो ऑक्सिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ एंड साइटोकाइनिन हुआ, ये प्लांट में ग्रोथ को करते हैं, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब भाई सोचने वाली बात है कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये तो समझ आ रहा, बट ग्रोथ को इनहिबिट क्यों कर रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी कोई चीज हमारे लिए नॉर्मल रेंज तक अच्छी होती है, बट जब वो चीज ओवर होने लगती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो उसी हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए ये ग्रोथ इनहिबिटर भी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हॉर्मोन्स की डेफिनेशन दी हुई है दैट अनलाइक एनिमल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर नॉट जनरेटेड इन प्लांट। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते थे, ऐसा कुछ प्लांट्स में नहीं देखा जाता। तो स्टिमुलस सेल क्या करती है रिस्पॉन्स को शो करने के लिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे है दैट स्टिमुलेट सेल्स रिलीजेस अ केमिकल कंपाउंड दैट रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा वो केमिकल कंपाउंड और इस चीज को ट्रांसमिट करता है। और जो ये केमिकल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, दैट केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। अब यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स है, हमने सबसे पहली चीज पढ़ी अबाउट द ऑक्सिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड द साइटोकाइनिन, ये तीन जो होते हैं ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ऑक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली जो शूट सिस्टम होता है, मतलब कि स्टेम एंड रूट, यही ऑक्सिन को रिलीज करते हैं। इनका कैरेक्टर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है? ये रूटिंग इनिशिएट करते हैं, मतलब रूट के ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। प्रमोट करेंगे फ्लावरिंग को, फ्लावरिंग करने के लिए प्लांट में ग्रोथ लाते हैं। सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं एंड हर्बिसाइड्स की तरह भी ऑक्सिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिब्रेलिन। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात और कि किसने डिस्कवरी की थी? सो ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय द वेंट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वेंट, गो वेंट गॉन वाला है, WENT, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम था वेंट। इन्होंने डिस्कवरी कब की थी? इन 1928, ठीक है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एज अ जनरल नॉलेज आप जाने रहो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन मोस्टली पाया जाता है एल्गी में, एंजियोस्पर्म में एंड जिम्नोस्पर्म में। इनकी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज करते हैं स्टेम की लेंथ को, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। शेप ऑफ द फ्रूट, जो अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं कि हमारा जो ऑरेंज है वो राउंड शेप का होने वाला है, बनाना किसी और शेप का होने वाला है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं मैंगो की, वो अलग शेप का होने वाला है। तो यही जिब्रेलिन रेगुलेट करते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ द फ्रूट्स। साइटोकाइनिन की हम बात करते हैं। साइटोकाइनिन इज ऑल्सो अ ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। जैसे ये सारे ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ प्रमोटर है, वैसे ही ये भी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन भी ये क्या प्रमोट करेंगे? सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को भी ये प्रमोट करते हैं। अब बात आती है हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स की, दैट इज इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन क्या करेगा? प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम पे मेटाबॉलिक प्रोसेस से ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में। इनका काम क्या है कि ये कभी कभार ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बट समटाइम्स ये ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इनका क्या है कि ये फ्रूट को राइपन करने में, जो भी हमारा फ्रूट होता है उनको पकाने में हेल्प करते हैं। इथाइलिन का काम क्या होता है कि ये फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करते हैं। मतलब जो भी आजकल के टाइम में तो बहुत यूज होता है इथाइलिन का कि हम प्लांट में से फ्रूट को ले आते हैं जब वो हाफ राइपन होता है, फिर इसको इथाइलिन देके और फुली राइपनिंग कर लेते हैं। अक्सर ये चीज लोग घरों में भी यूज करते हैं और फिर जो भी हमारे सेलर्स होते हैं वो भी इस चीज को यूज करते हैं। और क्या ये करते हैं? रूट की ग्रोथ करने में भी हेल्प करेंगे, रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, बट इनको फिर भी एज अ ग्रोथ इनहिबिटर माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एक्ट करता है एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये
सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर सकता है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि कब हमारा प्लांट फॉल करेगा, एंड ये हेल्प करते हैं सीड के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में एंड डॉर्मेंसी में। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि ये डॉर्मेंसी क्या होता है। डॉर्मेंसी बेसिकली वो टेम्परेरी स्टेज है हमारे सीड का, हमारे प्लांट का, जहां पे वो उसका फेवरेबल कंडीशन भी होगा तो भी वो उस फॉर्म में इनएक्टिव पाया जाता है। तो डॉर्मेंसी बेसिकली क्या है, इनएक्टिव फेज ऑफ द प्लांट है या फिर इनएक्टिव फेज ऑफ द सीड है, जहां पे वो फेवरेबल कंडीशन में होने के बाद भी इनएक्टिव ही रहता है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं शो करेगा, कोई भी ग्रोथ नहीं शो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि फाइटोहॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेवरल फंक्शंस इन प्लांट। बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। फंक्शंस कैसे थे, जैसे रूट का ग्रोथ करना हो गया, स्टेम का ग्रोथ हो गया, ठीक है, लीफ हुआ, फ्लावर हुआ या फिर फ्रूट हुआ, इन सभी के ग्रोथ में जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं इन सभी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड फिर अगर हम बात करें ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, जो डॉर्मेंसी फेज है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने के लिए हेल्प करते हैं। जो भी स्टोमेटल मूवमेंट होता है इन सारे काम को रेगुलेट करते हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स। फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स आर रेगुलेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, a phenomena is called photoperiodism. This is important कि जो भी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही होती है या फिर सीड जर्मिनेशन हो रही होती है, ये रेगुलेट की जाती है एक लाइट के ड्यूरेशन से। उस ड्यूरेशन के लाइट की वजह से जो प्लांट में ये सारे रेगुलेशंस हो रहे हैं, इस चीज को एक टर्म दिया जाता है, दैट इज फोटोपेरियोडिज्म। इसी में हम पढ़ते हैं कि कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। अब फाइटोक्रोम क्या होता है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द फोटोपेरियोडिक स्टिमुलस विथ अ स्पेशलाइज्ड पिगमेंट। ये जो फोटोपेरियोडिक स्टिमुलस हो रहे थे, प्लांट इनका रिस्पॉन्स देते हैं एक पिगमेंट के थ्रू। उस पिगमेंट का नाम क्या है, फाइटोक्रोम, लेकिन वो पिगमेंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फाइटोक्रोम आप याद रखोगे कि जो फोटोपेरियोडिज्म स्टिमुलस मिलता है, इसका रिस्पॉन्स हमारे प्लांट्स एक पिगमेंट के थ्रू देते हैं। पिगमेंट का नाम है फाइटोक्रोम। Thus, phytohormones and phytochromes together are involved in the control and coordination between environmental and plant responses. This point is most important. यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है कि प्लांट में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। तो फाइटोहार्मोन एंड फाइटोक्रोम ये साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके बीच हो रहा है, इन्वायरमेंट एंड प्लांट पार्ट्स के बीच में हो रहा है। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। उधर हम ह्यूमंस के हार्मोन्स को पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कैसे एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, कैसे एक्सोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।